अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि शिक्षण एवं प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। क्या अनुदेशन देने की, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को छात्र के स्थानांतरण की। देखो, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को छात्र के स्थानांतरण की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो, अधिगम को निर्देशित करने की या शिक्षक अधिगम का सरलीकरण करने की। तो इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें बताया गया है कि शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया है। तो क्या करना चाहता है, शिक्षा के द्वारा शिक्षा को सरलीकरण करना चाहता है। हाँ, मतलब एक प्रकार टीचिंग के द्वारा बालक में सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बालक में सीखने की क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्ति, मतलब जो जन्म से होती है एक प्रकार से। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार अधिगम की इस प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रियाएं एवं समस्त शैक्षिक अवयव सहायक के रूप में होता है, जिनका उद्देश्य अधिगम को सरल बनाना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अधिगम को क्या होता है, सरल बनाना होता है। तो देखो, ये अधिगम को क्यों सरल बनाना होता है, हमेशा याद रखना। बेसिकली मैं 7 नंबर का आंसर नहीं दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को क्वेश्चन के बाद ही आपका आंसर मालूम चले। तो इसलिए क्या है कि देखो, ध्यान से समझना कि अभी क्या बोल रहा है कि टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, मतलब वो सहायक करता होगा, उसको समझाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे आगे क्या होता है, शिक्षण मतलब क्या, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं टीचर सेंट्राइड मेथड एक प्रकार से कहते हैं। मतलब बस सर आए, लेक्चर दे दिए, चले गए, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, इससे तो नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बच्चों के प्रॉब्लम को समझने के लिए बच्चों से क्वेरी करना पड़ेगा, है ना। आप एक सहायक के रूप में काम करेंगे, उसको आगे पुश करेंगे, उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये एक टीचिंग स्टाइल अभी जो पसंद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करना है, सरलीकरण करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, शिक्षण अधिगम को क्या सरलीकरण करना है। तो देखो, शिक्षण एक प्रक्रिया है, क्या है ये, क्या अनुदेशन देने की है, मतलब सिर्फ आदेश देने के लिए है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को छात्र का स्थानांतरण करने के रूप में है। तो देखो, इसका आंसर जो है अधिगम को निर्देशित करने की है। यह सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग का आंसर जो है शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने से। शिक्षण अधिगम को क्या करना है, सरलीकरण करने से है। शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्न में से लिखित चरण आते हैं। तो चिंतन, सबसे इम्पोर्टेंट है चिंतन, जिसको हम लोग थिंकिंग बोलते हैं। चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत क्या है, प्रक्रमण सिद्धांत में निम्न में लिखित चरण आते हैं। क्या चरण आते हैं, एक देखो, एक है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, एक हो गया। एक है प्रतिक्रिया चयन, एक है श्रेणीकरण, और एक है पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं। चिंतन की सूचना, यस, हाँ, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण में आते हैं। ये सारे जो चरण हैं, कौन से चरण में ये आते हैं, क्या, चिंतन की सूचना प्रक्रमण। ठीक है, देखो, चिंतन की सूचना
पक्रमण सिद्धांत का चरण निम्नवत है, मतलब उसका चरण किस प्रकार से होगा। पूर्व पक्रमण होगा, फिर श्रेणीकरण होगा, फिर प्रतिक्रिया चयन होगा, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा। तो देखो इस चरण को समझ लेते हैं। तो अब फिर से समझते, चिंतन की सूचना पक्रमण सिद्धांत निम्न में से लिखित चरण। देखो यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है। तो ये चरण क्या जो है, मतलब किस टाइप से, जैसे होता है ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग एक मतलब आरोही क्रम अवरोही क्रम जैसे लिखते हैं, तो सीरियल वाइज कौन सा होगा। तो सीरियल वाइज होगा आपका ये वाला। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो ये सूचना चिंतन सूचना पक्रमण का सीरियल वाइज होता है। पहले होता है पूर्व पक्रमण, ठीक है, फिर होता है श्रेणीक्रम, फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर होता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। तो ये सीरियल वाइज आपको याद रखना होगा और जिसको आंसर हो जाएगा डी। देखो क्वेश्चन का अगर ये आपको पूरा चीज़ याद नहीं रहता है तो आप ये आंसर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के रखना, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, साधारण से आसान की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका आंसर बहुत ही बेसिक होना चाहिए। विकास किस प्रकार होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता है। तो ऊपर भी इसका हम लोग डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो देखो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु ने अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है, तब किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व वह अपने हाथ को सामान्य रूप से चलाता है। विशेषकर देखो एक छोटा सा बच्चा जो होता है, जो एकदम नवजात शिशु, अगर मान के चलो 10 दिन का बच्चा है, वो उसका देखो वो किस तरह से उसका मतलब विकास है, वो पहले हिल भी शायद नहीं पाता होगा। फिर आज आप अपने आप को देख लो कि आप क्या नहीं कर पाते हो। तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। बस इतना सा सोच के रखना। इसका आंसर ए है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। बच्चों की नियमित उपस्थिति, निःशुल्क निःशक्त बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे और 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चे। तो देखो 2009 का जो नियम है वो क्या है, बच्चे को नियमित उपस्थिति के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे जो है नियमित स्कूल आएंगे तभी हम लोग का देश इम्प्रूव करेगा। निःशक्त बच्चे जो मतलब बच्चे शारीरिक रूप से स्ट्रांग ना हो, और भी बहुत सारे कारण। और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जो ये तो चाहते हैं सरकार कि ये बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले। लेकिन जो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, तो इसको क्या कर रही है, इसको कहा जा रहा है ये जो वर्ष है, इस वर्ष के आयु के बच्चे को जो है मतलब एक प्रकार से यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के 6 से 14 वर्ष तक समस्त बच्चे की शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चे की शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। देखो RTE राइट टू एजुकेशन 2009 6 वर्ष से पूर्व की आयु 6 वर्ष से पूर्व की आयु, उसके बाद और एवं 14 वर्ष के बाद की आयु
के बच्चों पर लागू नहीं होता। मतलब किसके ऊपर लागू नहीं है? तो 6 बजे से जैसे 5 बच्चे 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसके लिए ये लागू नहीं है। और 14 साल के बाद जो लड़के लड़कियां हैं उसके लिए ये लागू नहीं है। दांत के आयु के बच्चे पर लागू नहीं होता। अतः विकल्प सी जो है हम लोग का उत्तर हो गया, जो हमने ऑलरेडी टिक कर दिया है। ठीक है। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। देखो, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान क्या? कोई अगर हम लोग कक्षा में कोई टीचर है जो स्पीच के थ्रू बता रहा है या कोई चीज़ को समझा रहा है, कहानी हो एनीथिंग्स, तो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक ध्वनि की तीव्रता और तरीकों में परिवर्तन करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि ध्वनि और तीव्रता में परिवर्तन होता है। फिर देखो, संबंध स्थापित करना। देखो, संबंध स्थापित करना एक प्रकार से ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया। पहले उसको आके पूछो हर एक चीज़। ये कोई इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है कि हर रोज़ तुम अगर संबंध स्थापित करो तो आगे नहीं जा सकते हो सिलेबस में या टॉपिक में। और नेक्स्ट देखो, व्याख्यान स्थल पर एस्थेटिक बना रहता है। मतलब व्याख्यान से एस्थेटिक मतलब एक ही जैसा बना रहता है। और सबसे मुझे अच्छा आंसर लगा ये, सार्थक शरीर के हाव भाव को समावेशित करता है। तो देखो, एक कक्षा मतलब सबसे बेस्ट आंसर इसलिए ये है कि कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक सार्थक शारीरिक हाव भाव, मतलब जो चीज़ वो बता रहा है उसके पूरा हाव भाव से वो चीज़ प्रकट होना चाहिए कि वो क्या कहने का कोशिश कर रहा है, कैसा है। तो इससे जो भी चीज़ वो बता रहा है उससे समझ में आ जाता है। साथ ही साथ बच्चों की तरफ देखना, उसके साथ आई कांटेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, इसी चीज़ को चलिए फिर से डिटेल्स में देखते हैं। कक्षा में व्याख्यान देते समय अगर शिक्षक द्वारा सार्थक संकेतों का प्रयोग किया जाता है तो व्याख्यान और भी प्रभावशाली हो जाता है। छात्र से नेत्र संपर्क स्थापित करना तथा स्वर आरोह अवरोह का बदलाव करना शिक्षक की सामान्य विशेषताएं होती है। ये मतलब विशेष करके कुछ विशेषताएं होता है। इस तरह से हम लोग बी के साथ इस आंसर को लेके जा रहे हैं। ठीक है।